नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बुस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का। और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, भारत की यात्रा खत्म होने के सिर्फ एक हफ्ते बाद नेपाल के विदेश मंत्री अब चीन की यात्रा पर क्यों जा रहे हैं? क्या नेपाल भारत और चीन के बीच डिप्लोमेटिक बैलेंस बना रहा है, या फिर बीजिंग को यह संदेश दिया जा रहा है कि काठमांडू अभी भी चाइना से दूर नहीं हुआ? क्योंकि कुछ डिप्लोमेटिक रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि चाइना के कुछ स्ट्रेटेजिक सर्कल में यह परसेप्शन बना है कि नेपाल की नई सरकार शायद वेस्ट और इंडिया के ज्यादा करीब जो है वो जा सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो क्या चाइना नेपाल पर अपना इन्फ्लुएंस दोबारा मजबूत करना चाहता है? लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है। क्या नेपाल सच में अपनी फॉरेन पॉलिसी बदल रहा है, या फिर वही पुरानी स्ट्रेटजी है जहां काठमांडू इंडिया और चाइना दोनों के बीच केयरफुली बैलेंस बनाकर चलता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस नई डिप्लोमेटिक एक्टिविटी का असर इंडिया नेपाल रिलेशन, बीआरआई प्रोजेक्ट्स, बॉर्डर इशू और रीजनल जियोपॉलिटिक्स पर भी पड़ सकता है? आज पूरी कहानी आसान भाषा में समझेंगे, फैक्ट्स, डिप्लोमेसी, जियोपॉलिटिक्स और ग्राउंड रियलिटी के साथ। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल सके। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, ध्यान से एक एक बात को सुनिएगा और जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं, नकारात्मक सकारात्मक, इस मुद्दे से संबंधित, आप कमेंट के माध्यम से अपनी बातों को जरूर रखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, भारत के बाद चीन क्यों नेपाल क्या बैलेंस बना रहा है। समाचार पत्र जिसको हमने लिया हुआ है वो समाचार पत्र है खबर हब, काठमांडू पोस्ट और टाइम्स ऑफ इंडिया। खबर हब लिखता है, फॉरेन मिनिस्टर शिशिर खनाल सेट टू विजिट चाइना ऑन जून 14। काठमांडू पोस्ट लिखता है, फॉरेन मिनिस्टर खनाल टू विजिट चाइना आफ्टर इंडिया ट्रिप इन पुश फॉर डिप्लोमेटिक बैलेंस। और द टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, वेरी स्पेशल रिलेशनशिप, जयशंकर कॉल्स फॉर डिसिसिव शिफ्ट इन इंडिया नेपाल टाइज, काठमांडू सिग्नल्स रीसेट से नो ओल्ड बैगेज। साथियों, ये जो आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का कटिंग दिख रहा है, ये तब का है जब खनाल भारत में थे। और खनाल जब भारत में थे तो उन्होंने कहा था कि अब हम जो रिश्ता है उसको हम रीसेट करना चाहते हैं, कोई भी पुराना जो भी बोझ है उसको लेकर नहीं चलना चाहते। अब यहां काठमांडू पोस्ट है वो लिख रहा है कि टॉक्स इन चाइना विल फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड डेफिसिट, कनेक्टिविटी, टूरिज्म एंड बीआरआई टू स्ट्रेंथ बायलैटरल टाइज, ऐसा कहा जा रहा है। साथियों, सबसे पहले हमें यह जानना है कि इस कहानी की शुरुआत कहां से हुई। आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि भारत यात्रा के तुरंत बाद नेपाल के विदेश मंत्री को चीन जाना पड़ रहा है? इसके पीछे की कहानी नेपाल की नई सरकार बनने के बाद से शुरू होती है। कुछ डिप्लोमेटिक रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजिंग के कुछ स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक सर्कल्स में यह परसेप्शन बनने लगा है कि नई नेपाली सरकार शायद वेस्ट यानी कि अमेरिका और यूरोपीय देशों के ज्यादा करीब जा रही है, और शायद इंडिया के साथ भी नए तरीके से अपने एंगेजमेंट को बढ़ा रही है। यह कोई ऑफिशियल चाइनीज एलिगेशन नहीं है साथियों, यानी चीन ने खुलकर ऐसा कोई भी आरोप नेपाल के ऊपर नहीं लगाया है, लेकिन डिप्लोमेटिक लेवल पर इस प्रकार का सस्पिशन या अनसर्टेनिटी जरूर दिखाई देने लगा है कि आखिर काठमांडू की नई फॉरेन पॉलिसी किस डायरेक्शन में जाएगी। क्या चाइना के साथ पहले जैसा क्लोजनेस रहेगा, या बीआरआई प्रोजेक्ट और स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन पहले जैसे स्पीड से आगे बढ़ भी पाएगी कि नहीं बढ़ पाएगी, या नई सरकार जो है उसकी प्रायोरिटीज जो है, उसकी प्राथमिकता जो है वो बदल सकती है। और यही वजह मानी जा रही है कि मार्च इलेक्शन के बाद चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ सीनियर रिप्रेजेंटेटिव काठमांडू भी पहुंच चुके थे। उन्हें रूलिंग कोalition और पॉलिटिकल लीडर से बातचीत भी किया। रिपोर्ट ये भी कहा जा रहा है, यानी कि ये जो पूरी बातें हैं वो ये कह रही हैं कि नई सरकार चाइना को लेकर क्या अप्रोच रखने वाली है, इस पर भी जो है वह बहुत ध्यान से देखा जा रहा है। क्योंकि नेपाल के आरएसपी के प्रमुख भारत आए, विदेश मंत्री भारत आए, चीन के तरफ अभी तक कोई विचार नहीं बना था। लेकिन जैसे ही भारत से वापस गए तुरंत न्यूज आता है कि अब वो चाइना भी जाएंगे। तो फिर प्रश्न यही है कि क्या नेपाल अपने ट्रेडिशनल बैलेंसिंग डिप्लोमेसी को अभी भी जारी रखेगा, या फॉरेन पॉलिसी में कोई बड़ा शिफ्ट जो है वो देखने को मिल सकता है? क्योंकि बीजिंग के लिए नेपाल सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं है साथी, बल्कि साउथ एशिया में एक स्ट्रेटेजिक बफर और हिमालयन जियोपॉलिटिक्स का अहम हिस्सा भी है। लेकिन इसके बाद एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट भी हुआ।
नेपाल के विदेश मंत्री ने चाइनीज एम्बेसडर को रिपोर्टली भरोसा दिलाया कि नेपाल की चाइना पॉलिसी नई सरकार में अचानक नहीं बदलेगी। यानी काठमांडू की तरफ से एक क्लियर मैसेज देने की कोशिश हुई कि सरकार बदल सकती है, लेकिन नेपाल की फॉरेन पॉलिसी में उसी प्रकार से कंटिन्यूटी बनी रहेगी। और शायद यही वजह है कि अब चाइना यात्रा को सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं बल्कि ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज के तौर पर भी देखा जा रहा है। साथियों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि नेपाल चाहता क्या है, यह भी हमें समझना है। नेपाल जो है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, बीजिंग के साथ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, कनेक्टिविटी इनिशिएटिव और रीजनल कॉपरेशन चाहिए, तो भारत के साथ डिप्लोमेटिक टाइज, ट्रेड एंड ट्रांजिट, एनर्जी कॉपरेशन, कल्चरल एंड पीपल कनेक्ट भी चाहिए। भारत के साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ओपन बॉर्डर, डेवलपमेंट सपोर्ट और मल्टीलेटरल कॉपरेशन चाहिए, तो चाइना के साथ बीआरआई, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप भी चाहिए। प्रश्न ये है कि नेपाल की जो दोहरी कूटनीति है, नेपाल चाहता क्या, नेपाल का विचार क्या है। साथियों, इस सवाल के साथ हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं कि आखिर नेपाल चाहता क्या है। क्या नेपाल इंडिया से दूर जा रहा है या चाइना से ज्यादा करीब जा रहा है, या फिर दोनों के बीच कोई बैलेंसिंग गेम जो है वो नेपाल खेल रहा है। नेपाल की सबसे बड़ी मजबूरी साथियों उसकी ज्योग्राफी है, और सबसे बड़ी ताकत भी उसकी ज्योग्राफी है। अगर हम नेपाल के मैप को देखें, तो अगर आपको नेपाल के मैप को देखना होगा तो उस मैप में आप क्या देखेंगे कि नेपाल के उत्तर में जो है वो आपको चाइना, तिब्बत का क्षेत्र, और दक्षिण में आपको इंडिया नजर आएगा। ठीक, और ठीक बीच में आपको क्या दिख रहा है, नेपाल दिख रहा है। यानी भूगोल ने ही नेपाल की फॉरेन पॉलिसी को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। नेपाल इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकता, और इसकी वजह सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, ग्राउंड रियलिटी है। क्योंकि नेपाल और इंडिया के बीच सिर्फ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं, डीप डे टू डे कनेक्शन है, खुली सीमा है, लाखों नेपाली नागरिक भारत में काम करते हैं, ट्रेड रूट्स इंडिया से जुड़ा हुआ है। नेपाल की बड़ी फ्यूल सप्लाई इंडिया रूट से आती है, सी पोर्ट एसेस नेपाल का काफी हद तक इंडिया के ऊपर डिपेंड करता है। कल्चरल, रिलीजियस, फैमिली कनेक्शन बहुत ज्यादा गहरे हैं, और दोनों देशों की पूरी तरह से अगर हम बात करें तो दोनों देशों को आप पूरी तरह से अलग नहीं देख सकते। सीधी भाषा में कहें तो नेपाल की इकोनॉमी और डेली फंक्शनिंग का बड़ा हिस्सा इंडिया लिंक्ड है, लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दूसरी तरफ चाइना भी नेपाल के लिए धीरे धीरे बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है। खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और कनेक्टिविटी में चाइना रोड्स बना रहा है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट दिखा रहा है, क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी की बात कर रहा है, रेलवे लिंक का विजन दे रहा है, और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग में रोल भी निभा रहा है। यानी अगर इंडिया नेपाल की इकोनॉमिक लाइफलाइन है, तो चाइना नेपाल के डेवलपमेंट एम्बिशन और इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रीम का बड़ा पार्टनर बनता हुआ दिख रहा है। और शायद यही वजह है कि नेपाल किसी एक कैंप में पूरी तरह से जाना नहीं चाहता, ना पूरी तरह से इंडिया के साइड और ना ही पूरी तरह से चाइना के साइड, बल्कि काठमांडू की पूरी कोशिश अक्सर यही दिखती है कि दोनों देशों के साथ रिलेशन को मेंटेन किया जाए और नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से बैलेंस बनाया जाए। और इसे ही कई एक्सपर्ट नेपाल की बैलेंसिंग डिप्लोमेसी कह रहे हैं, और शायद विदेश मंत्री की चाइना यात्रा को भी इसी लेंस से देखने की कोशिश जो है वो की जा रही है। साथियों, अब थोड़ा सा हमें चाइना के एंगल को समझना जरूरी है। क्यों चाइना जो है वो नेपाल में इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, क्यों चाइना का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। और जैसा कि अभी हमने कहा कि भारत नेपाल की आर्थिक जीवन रेखा की अगर हम बात करें तो खुली सीमा, साझा प्रकृति, साथ मिलकर समृद्धि। भारत नेपाल मैत्री पुल जो है आपको देखने को मिल रहा सोनौली का है। हमने कहा काठमांडू जो है वो भारत के बंदरगाहों के ऊपर निर्भर है, खुली सीमा है, ऊर्जा आपूर्ति, भारत में नेपाली श्रमिक हैं, रेल संपर्क, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध बहुत सारे जुड़े हुए हैं। साथियों, अगर हम चाइना के एंगल से पूरी बातों को देखें तो सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल सवाल यही है कि चाइना आखिर नेपाल में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। क्या सिर्फ फ्रेंडशिप की वजह से, या इसके पीछे बिगर स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन है। साथियों, इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला है सिक्योरिटी, खासकर तिब्बत के फैक्टर को लेकर। नेपाल के बॉर्डर को मैं फिर से आपके सामने जब रखूं, और जब फिर से आप इस मैप को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो ऊपर का ये सीमा आपको देखने को मिल रहा है, ये तिब्बत का सीमा है। तिब्बत जो कि एक स्वायत्त क्षेत्र है, लेकिन चाइना उसको अपने से अलग नहीं मानता। चाइना तिब्बत इशू को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहता है। बीजिंग नहीं चाहता है कि नेपाल की जमीन किसी एंटी चाइना पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल हो। खासकर तिब्बत रिलेटेड एक्टिविज्म को लेकर चाइना हमेशा जो है वो सजग रहता है, और यही वजह है कि बीजिंग नेपाल की सरकार का स्टेंस बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता है, खासकर तिब्बत और ताइवान जैसे मुद्दों पर।
चाइना यह देखता है कि क्या काठमांडू उसकी वन चाइना पॉलिसी को स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी नेपाल सिर्फ पड़ोसी नहीं, चाइना का इंटरनल सिक्योरिटी कैलकुलेशन का भी हिस्सा है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी। चाइना लंबे समय से नेपाल को साउथ एशिया कनेक्टिविटी स्ट्रेटजी का अहम हिस्सा मानता है और यही वजह है कि बीजिंग नेपाल में कई बड़े प्रोजेक्ट को जो है वो पुश करता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करें, केरिंग काठमांडू रेलवे प्रपोजल की बात करें, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन की बात करें, हाईवेज और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर्स की बात करें, ट्रांस हिमालयन कनेक्टिविटी विजन की बात करें, चाइना का ब्रॉडर गोल जो है ये यही, यानी कि बहुत बृहद स्तर पर अगर हम बात करें तो बहुत बृहद स्तर पर चाइना ये मानता है कि तिब्बत से नेपाल तक इकोनॉमिक कनेक्टिविटी को जो है वो मजबूत किया जाए, जिससे कि ट्रेड, लॉजिस्टिक, रीजनल इन्फ्लुएंस भी जो है वह तिब्बत का जो है या नेपाल के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो इसको बढ़ाया जा सके। साथ ही हाल के महीने में कुछ प्रैक्टिकल डेवलपमेंट भी हमें देखने को मिले, जैसे रिंग रोड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, आरेनिको हाईवे रिपेयर, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन कॉर्पोरेशन और रेलवे फिजिबिलिटी स्टडीज पर आगे बढ़ने की कोशिश। यानी ग्राउंड लेबर पर एंगेजमेंट पूरी तरह से अभी भी चीन का नेपाल में रुका नहीं है। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा भी है, क्योंकि विजिंग की एक फ्रस्ट्रेशन भी जो है वो बताई जा रही है, वो है स्लो इम्प्लीमेंटेशन। कई चाइनीज बैक प्रोजेक्ट नेपाल में अनाउंसमेंट लेवल से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, या बढ़ भी रहे तो उनकी स्पीड बहुत धीरे है। कुछ में फंडिंग का इशू है, कुछ में ब्यूरोक्रेसी का इशू है, कुछ में राजनीतिक अस्थिरता है और कुछ व्यवहारिक व्यवहारता की चिंताओं को भी वजह से। यानी चीन सिर्फ वादे नहीं, अब तेजी से निष्पादन चाहता है और शायद यही वजह है कि नेपाल की नई सरकार को लेकर बीजिंग अतिरिक्त सतर्क भी दिखता है। कई परियोजना फिर धीमी ना पड़ जाए या नीति दिशा बदलती हुई ना दिखे, यही चीन की चिंता है। साथियों, हमने कहा चीन और इंडिया को लेकर नेपाल जो है वो बैलेंसिंग गेम खेल रहा है, और इसी सवाल से हमने आज के इस वीडियो को शुरू किया था। तो क्या नेपाल सच में इंडिया और चाइना के लिए बैलेंसिंग गेम खेल रहा है? अगर आप विचार करें तो काफी हद तक आपके दिमाग में ये बात आएगा कि हाँ, खेल रहा है। लेकिन यहां इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी। साथियों, ये कोई नई स्ट्रेटजी नहीं। नेपाल लंबे समय से अपनी ज्योग्राफी के हिसाब से केयरफुली बैलेंस फॉरेन पॉलिसी चलाने की कोशिश करता आया है, क्योंकि काठमांडू को अच्छी तरह से इस बात की जानकारी है कि अगर इंडिया से रिलेशन खराब हुआ तो इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ जाएगा, अगर चाइना अनकंफर्टेबल हुआ तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉपरेशन और स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट प्रभावित हो सकता है। यानी नेपाल के लिए चैलेंज हमेशा यही रहता है कि दोनों पावरफुल नेबर्स के बीच स्पेस कैसे मेंटेन किया जाए। पहले कई लोग इस अप्रोच को इक्वल डिस्टेंस कहते थे, मतलब इंडिया और चाइना दोनों से बराबर दूरी रखो। लेकिन अब कई फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट मानते हैं कि आज नेपाल इक्वल डिस्टेंस नहीं बल्कि इक्वल प्रॉक्सिमिटी की स्ट्रेटजी फॉलो करने की कोशिश करता है। मतलब दोनों देशों के करीब रहो, ना कि दोनों देशों से बराबर दूरी रखो। लेकिन किसी एक जियोपॉलिटिकल कैंप में पूरी तरह से एंट्री मत करो। इंडिया से रिलेशन मजबूत रखो, चाइना को इनसिक्योर मत करो, और वेस्ट यानी कि अमेरिका, यूरोप और मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से इन्वेस्टमेंट, एड, डिप्लोमेटिक सपोर्ट, वो तीनों जो है वो लेते रहो। यानी नेपाल की कोशिश हमेशा अक्सर यही दिखती है कि वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखे, किसी का सैटेलाइट स्टेट ना बने। सैटेलाइट स्टेट मतलब किसी के कैंप का हिस्सा ना बने। वो अपनी संप्रभुता और अपने डिसीजन मेकिंग को जो है बचा कर रखे। और यही वजह है कि नेपाल खुद को अक्सर न्यूट्रल, सोवेरियन और नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी वाला देश बताता है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग पैटर्न भी दिखता है सर। कई बार जब नेपाल के टॉप लेवल के जो लीडर्स इंडिया विजिट करते हैं तो उसके कुछ समय बाद चाइना एंगेजमेंट भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जब चाइना एंगेजमेंट बढ़ता है तो इंडिया आउटरीच भी दिखता है, क्योंकि काठमांडू शायद दोनों कैपिटल्स को एक संदेश देना चाहता है कि नेपाल किसी एक साइड में फुली झुका हुआ नहीं रह सकता। शायद यही वजह है कि इंडिया यात्रा के तुरंत बाद चाइना यात्रा को कई एनालाइज जो विश्लेषक वो बैलेंसिंग डिप्लोमेसी के लेंस से देख रहे हैं। यानी मैसेज कुछ ऐसा कि इंडिया भी इंपॉर्टेंट है, चाइना भी इंपॉर्टेंट है और नेपाल दोनों के साथ रिलेशन रखना चाहता है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि क्या यह बैलेंसिंग हमेशा सक्सेसफुल रहेगा? क्या इस बैलेंस को हमेशा नेपाल सक्सेसफुल बना के रखेगा? चाइना सिक्योरिटी कॉन्सर्न में हमने बात किया था तिब्बत के क्षेत्र को लेकर, कि तिब्बत को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर चाइना रहता है। ट्रांस हिमालयन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स है, चाहे हम केरुंग रेलवे की बात करें, केरिम काठमांडू रेलवे, क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन की बात करें, ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक हाईवे की बात करें, एडवांस लॉजिस्टिक
हब्स की बात करें या काठमांडू रेलवे टर्मिनस की बात करें, इन सबको चाइना जो है वो फंडिंग कर रहा है। प्रश्न यही हमने कहा कि नेपाल जो है इक्वल प्रॉक्सिमिटी की तरफ से चल रहा है। इक्वल प्रॉक्सिमिटी फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्राइन जो है इस समय नेपाल की चल रही है, यानी कि फ्रेंडशिप विथ वॉल, डिपेंडेंसी ऑन नॉन, इसके ऊपर है ना। अब इसी में प्रश्न ये है कि नेपाल इंडिया और चाइना के साथ बैलेंस बना रहे हैं और ये बैलेंस लंबे समय तक चलेगा, यही प्रश्न है। साथियों, बैलेंस लंबे समय तक चले, सक्सेसफुल हो, ये जरूरी नहीं, क्योंकि कभी कभी नेपाल की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, बॉर्डर टेंशन, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी और बिग पावर कंपटीशन इस बैलेंस को मुश्किल भी बना देती है। क्या नेपाल वेस्ट की तरफ जा रहा है? ये एक नया और बड़ा सवाल। क्या सच में नेपाल वेस्ट की तरफ झुक रहा है? क्या बीजिंग की चिंता सही है या सिर्फ डिप्लोमेटिक ओवर थिंकिंग? साथियों, सच्चाई इतनी सिंपल नहीं। कुछ चाइना के जो डिप्लोमेट्स हैं, जो चाइनीज डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक सर्कल में ये जो एक परसेप्शन बन चुका है, एक धारणा बन गई कि नेपाल शायद वेस्ट यानी अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ अपने एंगेजमेंट को बढ़ा रहा है। लेकिन परसेप्शन और रियलिटी, धारणा और सत्यता दोनों हमेशा एक सा नहीं होता, क्योंकि प्रैक्टिकल रियलिटी यही है कि नेपाल आज इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहा है, डेवलपमेंट फंडिंग चाह रहा है, टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल पार्टनरशिप चाह रहा है, लेकिन चाइना को नाराज भी नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ इंडिया से दूरी बनाना प्रैक्टिकली आसान नहीं, क्योंकि ज्योग्राफी आप नहीं बदल सकते, ट्रेड रियलिटीज नहीं बदल सकते, ओपन बॉर्डर नहीं बदल सकते, और डीप पीपल टू पीपल टाइज आप कभी खत्म ही नहीं करते। यानी नेपाल के लिए फॉरेन पॉलिसी अब सिर्फ इंडिया या चाइना चुनने का सवाल नहीं, बल्कि इंडिया के साथ इकोनॉमिक रियलिटी, चाइना के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉपरेशन और वेस्ट के साथ इन्वेस्टमेंट, डिप्लोमेसी और डेवलपमेंट पार्टनरशिप, तीनों को एक साथ लेकर चलने की कोशिश देखते हैं। इसलिए कई एक्सपर्ट मानते हैं कि नेपाल आज मल्टी डायरेक्शन डिप्लोमेसी या मल्टी अलाइनमेंट अप्रोच की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, जहां काठमांडू की कोशिश यही है कि किसी एक कैंप में फुली डिपेंडेंट ना दिखे, बल्कि हर मेजर पावर के साथ अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से रिलेशन को मेंटेन करे। और शायद यही वजह है कि नेपाल की फॉरेन पॉलिसी बाहर से कभी कभी कंफ्यूजिंग लगती है, लेकिन काठमांडू के पर्सपेक्टिव से देखें तो सर्वाइवल स्ट्रेटजी भी हो सकती है। अब अगले सप्ताह जब यात्रा पे जा रहे हैं शिशिर खनाल, तो अब सबसे आखिरी और प्रैक्टिकल सवाल, इस चाइना यात्रा में आखिर क्या होने वाला है? किन मुद्दों पर असली बातचीत हो सकती है? सबसे संकेत यही है कि फोकस सिर्फ सिंबॉलिक डिप्लोमेसी नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल इशू पर ज्यादा रह सकता है। और सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। चाइना लंबे समय से नेपाल में कई प्रोजेक्ट को फास्टर इंप्लीमेंटेशन के साथ आगे बढ़ाना चाहता है, इसलिए स्टॉल्ड प्रोजेक्ट फंडिंग और एक्सिक्यूशन टाइमलाइन पर बातचीत हो सकती है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा अगर हम बात करें तो बीआरआई यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। काफी समय से सवाल रहा है कि बीआरए प्रोजेक्ट नेपाल में किस स्पीड और किस मॉडल पर आगे बढ़ेंगे। क्या नई सरकार इंप्लीमेंटेशन को पुश करेगी या कॉशियस अप्रोच रखेगी? तीसरा सवाल, ट्रेड और इकोनॉमिक कॉपरेशन कैसा रहेगा? नेपाल का चाइना के साथ बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, जैसे कि भारत के साथ, तो मार्केट एसेस, एक्सपोर्ट और इकोनॉमिक कॉपरेशन बढ़ाने पर भी चर्चा होगी, जैसे भारत के साथ हुई। इसके अलावा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन, टूरिज्म रिवाइवल, रेलवे फिजिबिलिटी स्टडी और ट्रांस हिमालयन कनेक्टिविटी जैसे विजन के मुद्दे भी जो है वो एजेंडा में रह सकते हैं। लेकिन शायद अगर हम सबसे बड़ा मुद्दा देखें तो इकोनॉमिक नहीं, बल्कि पॉलिटिकल ट्रस्ट होगा। यानी बीजिंग का सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि नई नेपाल सरकार चाइना पॉलिसी को कंटिन्यू रखेगी या प्रोजेक्ट पॉलिसी चेंज की वजह से ये स्लो हो जाएंगे, और क्या काठमांडू पहले की तरह स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन बनाए रखेगा बीजिंग के साथ। यानी ये यात्रा डिप्लोमेसी नहीं, एक तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज भी हो सकता है, जहां नेपाल मैसेज देना चाहता है कि सरकार बदल सकती है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से नहीं बदल रही है। हालांकि फाइनल आउटकम क्या होगा यह मीटिंग और बाद के एग्रीमेंट से ज्यादा साफ होगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस यात्रा को साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स में क्लोजली वॉच किया जाएगा। तो क्या नेपाल इंडिया और चाइना के बीच बैलेंसिंग डिप्लोमेसी खेल रहा है? सवाल आपसे। लेकिन इसे सिर्फ इंडिया चाइना कंपटीशन के सिंपल स्टोरी की तरह देखना शायद गलत होगा। असल कहानी उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि नेपाल एक ऐसी जियोपॉलिटिकल पोजीशन में खड़ा है जहां इंडिया को इग्नोर करना प्रैक्टिकली मुश्किल है, चाइना को नाराज करना स्ट्रेटेजिकली रिस्की है, और वेस्ट के साथ एंगेजमेंट भी डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। यानी काठमांडू के लिए सबसे बड़ी कोशिश शायद यही है
सबके साथ रिलेशन रखो, लेकिन किसी एक कैंप में पूरी तरह से मत जाओ। फिलहाल ऐसा लगता है कि बीजिंग अभी वेट एंड वॉच की कंडीशन में है। चाइना ये देखना चाहेगा कि क्या नई नेपाल सरकार सिर्फ डिप्लोमेटिक रीएश्योरेंस देती है या प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी और पॉलिसी कंटिन्यूटी में भी कंसिस्टेंसी दिखाती। अब असली सवाल ये है कि क्या यह चाइना यात्रा सिर्फ सिंबोलिज्म साबित होगा या नेपाल चाइना रिलेशन में कोई नया मोमेंटम लेकर आएगा। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या नेपाल आने वाले समय में बैलेंसिंग डिप्लोमेसी सफलतापूर्वक जारी रख पाएगा या इंडिया चाइना कंपटीशन इस बैलेंस को और मुश्किल बना देगा। आपको क्या लगता है, नेपाल सच में न्यूट्रल बैलेंस बना रहा है या धीरे धीरे किसी एक डायरेक्शन में झुक रहा है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और कैसा लग रहा है सेशन ये भी बताएं। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।